Hello kids, this is Ankit Jangam. I welcome you to your chapter Gravitation. In this chapter, we're going to learn about many phenomena such as Newton's law of gravitation. We're going to learn about thrust and pressure. We're also going to learn about how buoyancy works, what is buoyancy, what is upthrust, and many factors. But in today's video, we're going to discuss about Newton's law of gravitation. Let's start the video. Whenever we're going to discuss about what is Newton's law of gravitation, first thing that we need to understand what he wants to tell about us. Okay, जब भी gravity की बात होती है, Newton want to say, सब जानते हैं कि it's all start with the apple. ठीक है, जब एप्पल क्या बोलते हैं कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा उसके बाद उन्होंने सोचा कि देयर इज अ फोर्स, देयर इज समथिंग जो क्या कर रही है, अर्थ क्या कर रही है, हर चीज को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ. सो उन्हें अंदाजा हुआ देयर इज अ काइंड ऑफ फोर्स जिसकी वजह से दुनिया में हर चीज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है. तो उन्होंने अपना फिनोमिना दिया एंड ड्यू टू दैट यहाँ पे लॉ आया हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? वो कह रहे थे कि दुनिया में जो भी चीज है दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, व्हाट ही कंसिस्ट कि एक देयर इज अ फोर्स, दुनिया में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट फोर्स है, फोर्स लगाता है. देयर इज एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, और उसी के बारे में उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन करा. जैसे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a certain force and this force is known as gravitational force. इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला. अब इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं कि इस सब के लिए उन्होंने क्या करा. ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि मान लीजिए देयर आर टू बॉडीज. ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है. अब एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दीज बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर. ठीक है, ये सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स होता है. ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है. ड्यू टू दैट ये दोनों एक दूसरे को क्या करी होंगी, अट्रैक्ट करी होंगी. ठीक है, अब उन्होंने जब इस लॉ को एक्सप्लेन करा तो उन्होंने क्या बोला कि दीज बॉल्स ऑफ मास m1 एंड m2 आर अट्रैक्टिंग ईच अदर. तो यहां पर हमारे पास सिर्फ दो फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट इज द मासेस एंड अनदर फैक्टर दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम. ओके, ठीक है, ये दोनों बॉडीज कितने डिस्टेंस पे हैं. ठीक है, सो एज पर हिम उन्होंने क्या एक्सप्लेन करा कि इन दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करी होंगी. एंड ड्यू टू दैट इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स होगा. एंड दिस फोर्स actually directly proportional to the product of masses and also inversely proportional to the distance, square of distance between them. ठीक है, उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन करा. नाउ फर्दर इन्होंने क्या करा, इस चीज को क्या बोला कि इन दोनों को आगे प्रूव कर दिया थोड़ा सा कि साथ में रखा. तो फोर्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट विल बी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर होगा. नाउ अब जब भी कोई चीज प्रोपोर्शनल होती है तो उसी को हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट के थ्रू इक्वल में प्रूव करते हैं. ठीक है, सो उसको फर्दर ईज करने के लिए उन्होंने क्या बोल दिया दैट F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर. और यहां पर जो कैपिटल G है जो कि हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. इसे ही हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. चलिए अब थोड़ा समझते हैं इसके बारे में. ठीक है, सो क्या कह रहा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स. ठीक है, एक बॉडी हमेशा दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करी होगी. अब उन्होंने इसको फर्दर आगे समझाते हुए क्या बोला, the force of attraction between the particles बोलिए, बॉडी बोलिए, is directly proportional to the product of the masses of the body. जो भी दो बॉडीज है उनके मासेस के बराबर जो भी उनका प्रोडक्ट होगा, जैसे कि m1 एंड m2 उनका प्रोडक्ट हमने लिया, से उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. और जो भी उनके बीच में डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, दैट्स द कंडीशन जो हमने अभी सॉल्व करी है. ठीक है, फर्दर आगे जाके हमने क्या करा, यही तो निकालिए वैल्यू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G m1 बाय m2 बाय r स्क्वायर. अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे और सॉल्व कर सकते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मूला आया फोर्स का दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर.
ठीक है, m1 m2 masses of the bodies है and r is the distance between those bodies है। ठीक है, नाउ अगर मुझे इस कैपिटल G के लिए फॉर्मूला जनरेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं आर स्क्वायर को उधर भेजूंगा, दैट इज एफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 एंड मासेस को नीचे लाऊंगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इक्वल्स टू कैपिटल G। नाउ यहां से हमने क्या करा, कैपिटल G की एक वैल्यू फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अगर हमें एग्जैक्टली पता है कि हमारी बॉडीज का मास कितना है और उनकी बीच में डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, और कितना उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट हुआ, अगर ये हमें पता चल जाएगा तो वी कैन इजीली फाइंड दिस यूनिवर्सल कांस्टेंट दैट इज कैपिटल G। और यही किसने करा, हेनरी कैवेंडिश ने। उन्होंने क्या करा, विद प्रिसाइज उन्होंने दो गोल्ड की बॉल ली जिनका एग्जैक्टली मास उनको पता था, ठीक है, और उन्होंने बहुत कैलिब्रेटली करके बहुत ही अच्छे एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या करा, उसकी वैल्यू पता करी। सो ड्यू टू दैट उन्होंने क्या करा, आगे जाकर वैल्यू पता करी कैपिटल G की, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अगर अब यहां पे मैंने बड़े प्रिसाइसली इसकी ऐसा यूनिट लिख दी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो ये वैल्यू कैसे आई, इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं फर्दर। जैसे कि हमारे पास कैपिटल G का फॉर्मूला आ गया था एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब मुझे अगर कैपिटल G की यूनिट निकालनी है तो दैट्स वेरी इजी। देखिए, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन, ठीक है, डिस्टेंस की होती है मीटर, बट हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर, एंड मासेस की होती है केजी इंटू केजी। ड्यू टू दैट ऐसा यूनिट क्या हो जाती है यहां पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। चलिए अब वापस समझते हैं पूरी चीजों को। ठीक है, हमने यहां पर G की वैल्यू निकालना सीख ही लिया था, F की वैल्यू निकालना सीख लिया था। फर्दर नाउ हमारे पास वेयर G इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ऑलरेडी बात हो गई है, और इस कांस्टेंट का नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी हमें वैल्यू भी हमें पता है फॉर्मूला कि दैट इज, इसको अगर हम फॉर्मुलेट करेंगे तो दैट इज F इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय m1 m2। ठीक है, और अगर इसकी हमें वैल्यू बतानी है वो क्या जाएगी, G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। दैट्स इन्होंने भी ऐसा यूनिट वैल्यू निकाली है। देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला सॉल्व करा, देन वैल्यू निकाल दी है, ऑलरेडी हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्टेड बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मासेस सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। अब एज पर देम वो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सल कांस्टेंट असल में है क्या, उसको समझते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम दो बॉडी लेते हैं जिनका यूनिट मास था और वो यूनिट डिस्टेंस अपार्ट थी और उन दोनों के बीच में यूनिट फोर्स था, तो उसकी बेसिस पे उन्होंने क्या बताया कि जितना भी फोर्स उन दो बॉडीज के बीच में था, ड्यू टू दैट जितना भी फोर्स उतनी ही वैल्यू किसकी होने वाली है, आपकी यूनिवर्सल कांस्टेंट की। चलिए इसे समझते हैं। हमारा यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F किसके बराबर है, कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अच्छा, अब केस लेते हैं कि हमारे पास दो बॉडी है जिसका मास 1 kg है, ठीक है, 1 kg है, और इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। ठीक है, अब हम वैल्यूज रखते हैं फोर्स में। हमारा फोर्स का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल G 1 अपॉन 1 स्क्वायर। तो फर्दर हम जब इसको लिखेंगे तो हमारा फोर्स, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा दो बॉडीज के बीच में जिनका यूनिट मास था, दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल G। ठीक है, समझते हैं आगे। ठीक है, वही करा है कि दो बॉडीज हैं जिनके बीच में मासेस लिए गए कि मास 1 और मास 2 1 kg और डिस्टेंस 1 मीटर। तो F की वैल्यू
किसके बराबर आ गई, कैपिटल जी की। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यहां पर वो कब हो पाया, जब हमारे यूनिट मासेस थे और उनके बीच में यूनिट डिस्टेंस थी। ठीक है, आगे हम समझते हैं वैल्यू ऑफ जी, जो कि आपको ऑलरेडी बता दी थी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो कि किसने फाइंड करी थी, हेनरी कैवेंडिश ने। बहुत ही सेंसिटिव बैलेंस को यूज लेकर गोल्डन बॉल्स को लिया था दो, और 1 केजी यूनिट मास लिया था, यूनिट डिस्टेंस लिया था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने इसको आगे निकाला। ठीक है, नाउ दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, सो दैट ये कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, फर्दर समझते हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, फर्स्ट थिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि दो बॉल्स के बारे में हम जो बात कर रहे थे कि दो बॉडी एक दूसरे को क्या करी, अट्रैक्ट करी है। पहली बात तो ये पता चल गई कि ये दोनों क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। इसको समझते हैं हम कि दो बॉडी हमेशा एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, ये बॉडी इस तरफ आना चाहती है और ये बॉडी इस तरफ आना चाहती है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करिए, अट्रैक्ट करिए। दूसरा एक पॉइंट हमें समझना होगा, ये सेंट्रल फोर्सेस पे काम करता है, कि जो डिस्टेंस होती है इनकी सेंटर से मेजर करी जाती है, ये सेंट्रल फोर्स है। दोनों बॉडीज क्या चाहती है, एक दूसरे के सेंटर में किसी तरीके से आ जाए। ठीक है, इस वजह से हम बोलते हैं कि दे आर सेंट्रल फोर्सेस, क्योंकि इनका बॉडीज का मास हमेशा कहाँ होता है, सेंटर पे क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। ड्यू टू दैट हम ये बोलते हैं कि हमेशा क्या होती है, सेंटर पर कंसंट्रेटेड होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अट्रैक्शन फोर्स है। हाँ, अगर मैं बोलूंगा एक बॉडी अगर एक्शन कर रही है तो अपने आप ही दूसरी बॉडी क्या शो करेगी, रिएक्शन शो करेगी, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर इस बॉडी की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूं, अपने आप ही वो वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए समझते हैं आगे। The forces are equal in magnitude but opposite in direction, यही बात बोली गई है। दूसरा बोला गया ग्रेविटेशन फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, ये सेंटर पे एक्ट होता है along the line joining the center of the two इंटरेक्टिंग बॉडीज। जिन दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उनके सेंटर से दूसरे के सेंटर तक की डिस्टेंस को ही हम मेजर करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम वैल्यूज को क्या करेंगे, निकालेंगे। आगे समझते हैं। ठीक है, आगे है ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्शन फोर्स। हमने ये भी बात कर ली है, ग्रेविटेशन फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। अच्छा, इस बात को समझ लेते हैं कि देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। सन और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, सारे के सारे प्लैनेट बॉडीज और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। एंड दुनिया में कोई भी बॉडीज है एक दूसरे के बीच में हमेशा क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मेंटेन रहेगा। सो इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है, ये कंपैरेटिवली वीक होता है काफी सारे नेचुरल फोर्सेस के मुकाबले, बट इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इसकी रेंज बहुत बड़ी होती है। इसके अलावा ग्रेविटेशन फोर्सेस इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम। ग्रेविटेशन को मीडियम की नीड नहीं है। ठीक है, ये हमेशा क्या चाहता है, किसी भी तरीके से मीडियम की नीड नहीं होती है। जैसे कि स्पेस में हमें ऑलरेडी पता है देयर इज नो मीडियम इन स्पेस, वहां पे कोई गैसेस नहीं है, देयर इज नो मीडियम देयर। स्टिल ग्रेविटेशन फोर्स मून और अर्थ के बीच में भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ एंड सन के बीच में भी है। सो इट इज फ्री ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम, ये हमेशा मेंटेन रहेगा। आगे समझते हैं। ठीक है, नाउ देयर आर सम एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहला है टाइड्स। ठीक है, टाइड्स क्या होती है, जो भी आपके एरिया में क्या जहां पे भी सी होते हैं, सी लेवल्स होते हैं, वहां पे देयर आर प्लेसेस जहां पर क्या होता है, रात में कभी कभी या फिर ड्यू टू फुल नाइट्स, फुल मून नाइट जो होती है ना, जहां पे भी जिन नाइट्स में फुल मून होता है वहां पर क्या होता है, आपकी टाइड्स थोड़ी सी ऊपर आ जाती है। जैसा ऐसा कहां होता है, गुजरात में भी होता है, काफी सारे पोर्ट्स में होता है। ठीक है, अब वहां पर क्या होता है, जैसे ही मून अपीयर होता है नाइट के टाइम पर या इवनिंग के टाइम पर, वो क्या करता है, अपने ग्रेविटेशनल पुल से क्या करता है, अर्थ के जो वाटर कंडीशन है उसको क्या करता है, पुल करता है, जिसकी वजह से वहां का वाटर लेवल एकदम से ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे कि क्या होगा, अगर आपका कोई सी बीच है मान लीजिए, ठीक है, यहां पर पानी है। ठीक है, अब जैसे ही यहां पर मून आएगा तो मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या होगा, ये वाटर थोड़ा सा अपना लेवल चढ़ा देगा, जिसकी वजह से पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा। वाटर लेवल ऊपर होने की वजह से क्या होगा, इजीली शिप्स क्या होते हैं, इजीली शिप्स क्या हो सकते हैं, फिर इस एरिया में सेल कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा काफी सारे पोर्ट्स पर होता है। ठीक है, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, और समझते हैं ग्रेविटेशनल पुल्स की वजह से ही ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ रोटेट अराउंड द सन।
ठीक है। अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल पुल है, जिसकी वजह से वो सेंट्रिपिटल फोर्स में है, क्योंकि अर्थ अपना स्पीड मेंटेन करना चाह रही थी, वो आगे जाना चाह रही थी, लेकिन सन उसको पुल करके रखता है। ड्यू टू दैट वो अपना हमेशा सेंट्रिपिटल फोर्स में मेंटेन रहती है, वो हमेशा उसके अराउंड रोटेट करती रहती है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ, सन एंड प्लैनेट्स सभी जगह जानते हैं, आगे समझते हैं। ओके, नाउ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे कि हमारी अर्थ है, ठीक है, वी ऑलरेडी नो कि अर्थ के ऊपर काफी सारी लेयर है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। अब ये सारी की सारी लेयर, ये सारी की सारी लेयर किसकी वजह से हैं? क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या कर रहा है, इनको अपनी तरफ खींच के रख रखा है। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन्हें हमेशा एटमॉस्फेयर की सारी लेयर्स को पकड़ के रख रखा है, क्योंकि ये अट्रैक्शन फोर्स है। तो अर्थ की लेयर, इवन हम खुद अर्थ पर इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि हमेशा अर्थ कॉन्स्टेंटली एक फोर्स हम पर लगा के रखता है। ड्यू टू दैट वी कैन नॉट जंप, ओके, हम ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाते हैं, जंप करते हैं बट वी कैन नॉट फ्लाई ड्यू टू दैट, क्योंकि हम पर कॉन्स्टेंटली एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ का, जो हमेशा हमें क्या करती है, बांध के रखती है। ओके, आगे समझते हैं। ओके, नाउ तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एटमॉस्फेयर हमेशा बंधा रहता है। द मून रोटेट अराउंड द अर्थ, ऑलरेडी बात हो चुकी है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही, क्योंकि सारे प्लेनेटरी प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही मून करेगा। आगे दे रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रिपिटल फोर्स, और ये भी हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि हर बॉडी का सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, मेंटेन होता है। नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ द मास ऑफ एन अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg and the moon of the same is 7.4 10⁻22 kg, and the distance between them, earth and moon, is 3.84 into 10⁵ kilometer. What we need to calculate the force exerted by earth on the moon. For this question the value of your constant is 6.7 into 10⁻11। चलिए करते हैं इसे। ओके, नाउ हमें मास ऑफ अर्थ दे रखा है 6 × 10⁻24 kg, मास ऑफ मून दे रखा है 7.4 into 10⁻22 kg, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम दे रखी है 3.84 into 10⁸ मीटर। By applying formula F equals to capital G ME MM by R square, by applying the values, by putting the values, what we get? 6 into 10⁻24 into 6.7 into 10⁻11, and value of mass of moon 7.4 into 10⁻22. Now further dividing 3.84 into 10⁸ whole square. Now by further solving this value we'll get, that is 6 into 6.7 into 7.4 into 3.84 into 3.84। हम क्या करेंगे, 10 की वैल्यूज को क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड कर देते हैं। दैट इज 10⁻24 minus 11 plus 22 minus 16, 8 into 2 16 हो जाएगा। नाउ बाय फर्दर सिंप्लीफाइंग हम इन पॉइंट्स को भी क्या करते हैं, हटा देते हैं। सो द वैल्यू विल बी 6 into 67 into 74 upon 384 into 384 into 100, एंड इनको सॉल्व करने के बाद 24 minus 11, 22 minus 16, the value will be 10⁻19। ठीक है, इसके बाद इसे फर्दर सॉल्व करने पर हमें क्या करना होगा, इनको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो इट इज डिविजिबल बाय 3, वी गेट 192। ओके, फर्दर एक और बार डिविजिबल है एंड यहां बचेगा 37 and we'll get 96। Now अब इसको अगर मैं और सिंप्लीफाइड वे में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 into 67 into 37 upon 96 into 384 into 10⁻19। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू,
इसकी वैल्यू आ जाएगी 743700 एंड इसकी वैल्यू आएगी 36864 into 10 to the power 19. By dividing this value, we'll get 2017 into 10 to the power 19. अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.017 into 10 to the power 20 न्यूटन. सो दैट वाज द फोर्स जो कि मून और अर्थ के बीच में होगा. चलिए, ओके, नाउ मास लिया गया अर्थ का, मून का, रेडियस ली गई, डिस्टेंस दिया गया, ठीक है, वैल्यूज को रखा गया, सिंप्लीफाइड करा, फर्दर चेक करते हैं, इक्वेशंस निकाली, सॉल्व करी एंड वी गॉट द वैल्यू. चलिए आगे चलते हैं. So in today's video what we learned about first thing, that is Newton's लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. कि क्या कहता है कि दो ऑब्जेक्ट जो भी होंगे या हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, एंड उनके बीच में हमेशा एक फोर्स है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. इसके अलावा हमने वैल्यू निकाली कैपिटल जी की, दैट सेज कि जी इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जिसको हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था और बहुत प्रिसाइजली निकाला था. चलिए, वीडियो खत्म नहीं हुआ है. व्हाट वी नीड टू डू असेसमेंट्स नाउ. ओके, चलिए, फर्स्ट असेसमेंट, व्हाट डज इट से? द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, हमें जी की वैल्यू निकालनी. नाउ क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये वैल्यू है? नहीं, क्योंकि जब तक एसआई यूनिट प्रॉपर्ली नहीं गिवन है वो वैल्यू कभी नहीं होगी. सो एसआई यूनिट, देखिए कहां पर एसआई यूनिट कंप्लीट है, देखो सारी वैल्यू सेम है बट एसआई यूनिट इसकी सही है. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट असेसमेंट पे. दैट सेज हमें एसआई यूनिट बतानी है कांस्टेंट जी की. ठीक है, सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एसआई यूनिट है क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर है? नहीं. क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी है? नहीं. क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर. होपफुली यू ऑल लव दिस पार्ट ऑफ द वीडियो. आई होप हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. चलते हैं, थैंक यू.